नमस्ते दोस्तों कहते हैं कि भाषा जिस भी संस्कृति की हो वो उसको आगे बढ़ने में पूरा योगदान देती है। वहीं अगर हम अपनी भाषा से दिल चुराएंगे, भाषा को के प्रति गर्व नहीं महसूस करेंगे तो कोई भी पीढ़ी आगे नहीं बढ़ सकती। भाषा, हमारे देश की भाषा, सबसे पुरानी भाषा संस्कृत। कई वर्षों से संस्कृत को लेकर हमारे देश में एक हीन भावना थी। संस्कृत पढ़ने वाले लोगों को समझा जाता था कि ये केवल पूजा पाठ आदि ही करेंगे, लेकिन समय बदला। आज विदेशों में संस्कृत के जानकार अध्यापकों की मांग बढ़ी। यहाँ तक कि चीन जैसे देश में भी आज संस्कृत के अध्यापकों की काफ़ी मांग है और आज लगभग सभी विश्वविद्यालयों में संस्कृत को लेकर अलग अलग कोर्स कराए जाते हैं। इसी के चलते एक खबर आई है, उत्तर प्रदेश सरकार अब हर जिले में एक संस्कृत विद्यालय खोलने जा रही है। जी हाँ, संस्कृत विद्यालय। अभी तक हम सरकारी स्तर पर केवल ऐसे विद्यालयों को देखते थे जहाँ पर हर भाषा पढ़ाई जाती थी, लेकिन ये संस्कृत विद्यालय एक कॉन्वेंट की तरह स्थापित किए जाएंगे जहाँ पर संस्कृत में माहौल होगा और ज़्यादातर स्मार्ट क्लासेस होंगी, यानी आधुनिक शिक्षा संस्कृत में दी जाएगी। ये कैसा कदम है? इस कदम को लेकर संस्कृत का कितना विकास होगा, इन सभी चीज़ों पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र आहूजा जी। आहूजा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद आहूजा जी, ये संस्कृत को लेकर एक फैसला उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किया गया है कि हर जिले में आवासीय संस्कृत विद्यालय खोले जाएंगे। सबसे पहले आप इस फैसले को किस तरह से देखते हैं? एक भाषा, एक संस्कृत, एक ऐसी भाषा जो हमारी सबसे पुरातन भाषा है, उसके विकास में। देखिए, इस फैसले को हम निश्चित रूप से एक स्वागत योग्य कदम कहेंगे और मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि देर आयद दुरुस्त आयद। देरी से आया लेकिन बहुत अच्छा समयानुकूल निर्णय। और ये आवासीय संस्कृत विद्यालय अन्य कुछ नहीं, मैं इस दृष्टि से इन्हें देखूंगा कि ये एक प्रकार से संस्कृत में हमारी पुरातन सनातन वैदिक संस्कृति का ज्ञान देने के लिए सरकारी स्तर पर खोले जाने वाले इस प्रकार के गुरुकुल हैं जहां इसके विद्यार्थी, पढ़ने वाले जो इसमें दाखिला लेंगे वह अपने आचार्य के पास रह करके ठीक उस परंपरा में ज्ञान को प्राप्त करेंगे जिस परंपरा का पुनर्जीवन स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने अपने पूरे जीवन को खपा करके, अपने पूरे जीवन की पूंजी को लगा करके गुरुकुलीय शिक्षा व्यवस्था की पुनः स्थापना की थी। मैं तो ये कहूंगा कि उनके उपरांत एक और सन्यासी योगी जी ने इस निर्णय को लेकर के कि आवासीय संस्कृत विद्यालय खोले जाएं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाया है। यहाँ एक बात और कहूंगा कि संस्कृत ही क्यों? आपने कहा कि संस्कृत हमारी पुरातन भाषा है, मैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाता हूं। वेद को हमारा प्राचीनतम ग्रंथ या ज्ञान कहा जाता है और वेद के बारे में कहा जाता है कि वेद सृष्टिकर्ता परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि के निर्माण के समय सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणियों के उत्थान के लिए, उनके लिए एक आचार संहिता, एक नियमावली, एक संविधान बना करके दिया कि ईश्वर द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में रहने वाले समस्त प्राणी किस संविधान का पालन करें, तो वह संविधान, वह आचार संहिता, वह नियमावली, वह हमारे लिए ईश्वरीय वाणी, अपौरुषेय ग्रंथ वेद ही थे। और वेद ज्ञान परम पिता परमेश्वर ने देव भाषा
संस्कृत में दिया था। यहाँ संस्कृत और हिंदी दोनों की लिपि देवनागरी निकल करके आती है, और यह भी निकल करके आता है कि संस्कृत देव भाषा है। ईश्वर ने जो ज्ञान दिया वह संस्कृत में दिया। इसका क्या कारण रहा होगा, कभी हम इस पर भी विचार करें? तो इस पर विचार यदि करते हैं तो एक बात और निकल करके आती है कि यहां तक कि नासा के वैज्ञानिकों ने, और अभी कुछ ही समय पूर्व इसरो चीफ सोमनाथ जी ने भी इस बात को स्वीकार किया कि यदि कोई सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा है, और उन्होंने तो यहां तक कहा कि हमने जो रॉकेट विज्ञान लिया, आज हम अनुसंधान कर रहे हैं, इसका मूल तो वेद में है, और वेद संस्कृत भाषा में है। तो यहां एक छोटी सी बात और कह करके बात को बढ़ाता हूं। सूत्रस्य सूत्रम, अर्थात समस्त विज्ञान का ज्ञान ब्रह्म ज्ञान है, अर्थात सब सत्य विद्याओं का पुस्तक वेद है, और समस्त सत्य ज्ञान वेद से ही निकलता है। और यदि हम सही मायनों में प्राचीन को जानकर वर्तमान में पुरुषार्थ करते हुए अपने भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं, तो उस प्राचीन को जानने के लिए, समझने के लिए, उसके ज्ञान को अपने जीवन में ढालने के लिए, उस ज्ञान के आधार पर अपने विकास की आधारशिला रखने के लिए मुझे पुरुषार्थ किस दिशा में करना है, ऐसा ठीक ठीक समझने के लिए सबसे अधिक आवश्यक होता है उस प्राचीन ज्ञान को जानने के लिए उस देव भाषा, संस्कृत भाषा, जिसे ईश्वरीय भाषा में कहूंगा, उसे हम जान लें। क्यों जान लें? क्योंकि संस्कृत एक भाषा ही नहीं है, संस्कृत प्राचीनतम भाषा है, और संस्कृत अन्य सभी भाषाओं की जननी है। मैं बड़े एक अधिकार पूर्वक और बहुत अपने विनम्र निवेदन के साथ इस बात कह रहा हूं कि सभी भाषाएं यदि हम अनुसंधान करें तो निकल करके आता है कि उनकी जननी संस्कृत है, और वह जननी सिद्ध भी होता है क्योंकि प्राचीनतम भाषा होने के कारण अन्य सभी भाषाएं जब भी निकली तो उनका मूल स्रोत वेद ही रहा। और उस संस्कृत भाषा को पढ़ाने के लिए यदि आवासीय गुरुकुल खोले जा रहे हैं तो एक स्वागत के योग्य कदम है। मैं कहूंगा कि ये स्वामी श्रद्धानंद जी के उस स्वप्न को आगे बढ़ाने वाला है जो उन्होंने गुरुकुल खोल करके देखा था या दिया था। जी बिल्कुल जी, जो ये स्कूल खोले जा रहे हैं उनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इनमें आधुनिक विषयों का समावेश होगा, और एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं वो संस्कृत में पढ़ाई जाएंगी। ये जो विद्यालय हैं, संस्कृत विद्यालय, ये 12वीं तक की पढ़ाई करवाएंगे, और इसमें जो पहला चरण है उसमें 35 और दूसरे चरण में 40 संस्कृत आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जाएगी। और इसके अंदर पूरा का पूरा जो माहौल है वो संस्कृत में ही रखने का प्रयास किया गया है, जैसे कि आपने कहा कि लगभग गुरुकुल की तरह ही होगा। अब आपसे एक जानना चाहूँगा आहूजा जी कि आपने अभी बात कही कि वेदों में सभी विज्ञान है, जो ज्ञान है वो वेदों के अंदर है, और हम देखते हैं कि बहुत सारे जो हमारे आविष्कार, जिन्हें आज हम वर्तमान में कहते हैं कि पश्चिमी दुनिया के लोगों द्वारा किए गए, जैसे कि हवाई जहाज का आविष्कार, बिजली का आविष्कार, इस तरह के आविष्कारों के लिए हम पश्चिम के वैज्ञानिकों को श्रेय देते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं उन वैज्ञानिकों को स्टडी करते हैं तो कहीं ना कहीं पता चलता है कि उन्होंने हमारे संस्कृत के ग्रंथों को ही पढ़ा, उन ग्रंथों को पढ़ा जो संस्कृत में थे। उसके बाद एक समय आया अंग्रेज़ी का, जब अंग्रेज़
भारत में थे और उसके बाद जब वो गए तो लोगों ने अंग्रेज़ी भाषा को ये मान के चले कि अंग्रेज़ी मानसिकता के साथ कि अंग्रेज़ी पढ़ने और लिखने वाला व्यक्ति जो है सभ्य है और वो मॉडर्न है। इससे धीरे-धीरे संस्कृत समाप्त हो गई और उन प्राचीन ग्रंथों को पढ़ने वाले लोग भी धीरे-धीरे कम होते चले गए। अब क्या आपको लगता है कि जिस प्रकार से 40 विद्यालय खोले जाएंगे पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, इसके अलावा देश भर में हजारों गुरुकुल हैं जहाँ पर संस्कृत पढ़ाई जाती है, इसके बाद इन वेदों का अध्ययन, इन वेदों के विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए क्या नई जनरेशन ज़्यादा आसानी से आगे बढ़ा सकती है? क्योंकि इसमें विज्ञान के जो नए विषय हैं वो भी पढ़ाए जाएंगे और साथ में वेद या उस तरह की चीज़ें ही पढ़ाई जाएंगी, तो उनको आसानी से समझ में आएगी। संस्कृत जो वेदों के अंदर ज्ञान लिखा है वो ज़्यादा समझ में आएगा। तो आपको लगता है कि ये बहुत एक ऐसा कदम है जिससे भविष्य में भारत कई जगहों पर तरक्की कर सकता है और वो ज्ञान जो आज तक लुप्त था या वो आज भी वेदों के अंदर मौजूद है लेकिन आम जनता से दूर है क्योंकि वो संस्कृत नहीं जानते, तो ये वहाँ तक पहुँच पाएगा? निश्चित रूप से ऐसा होगा। ऐसा मुझे इसलिए लगता है क्योंकि भाषा भावों की संवाहक होती है और संस्कृत वह आम बोलचाल की भाषा नहीं रही, केवल एक वर्ग विशेष की भाषा उसे मान लिया गया। वह भी उसे कहा जाने लगा कि संस्कृत जाने सो पंडित होए। अब वह पंडित संस्कृत में क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है, वो कर्मकांड करवाते समय जो संस्कृत के मंत्र पढ़ रहा है वह यजमान को मालूम ही नहीं है कि वह क्या कह रहा है। और इन आवासीय विद्यालयों में जब सभी विषय संस्कृत भाषा के माध्यम से पढ़ाए जाएंगे तो कम से कम इन आवासीय विद्यालयों या अन्य गुरुकुलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की आम बोलचाल की भाषा संस्कृत बनेगी। और जब ऐसे समूह मेरे राष्ट्र में बनेंगे, पैदा होंगे, बातचीत करेंगे तो निश्चित रूप से देव भाषा, प्राचीनतम भाषा, ईश्वरीय वाणी की भाषा, समस्त विज्ञान की भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा। जब हमें लगेगा कि समाज में ऐसे लोग हैं जो आपस में बातचीत केवल संस्कृत भाषा में करते हैं तो निश्चित रूप से अन्य लोगों को प्रेरणा मिलेगी। एक दूसरा, जब हम संस्कृत का ज्ञान प्राप्त कर जाएंगे इसमें पढ़ने वाले विद्यार्थी, तो उन्हें एक बात का बोध और होगा कि उन्हें जो बार बार हिंदी या संस्कृत की हीनता का बोध ये तथा कथित विलासितावादी या भोगवादी संस्कृति के शिकार और जो गुलामी की मानसिकता के आज तक शिकार बनकर के अंग्रेजी को ही पढ़े लिखे लोगों की अभिजात्य वर्ग की भाषा मानते हैं या समझते हैं, ये राज्य के जो कार्य हैं उनके लिए यदि किसी एक भाषा को समझा जाता है, माना जाता है, तो वह अंग्रेजी को माना समझा जाता है। लेकिन जब अधिकांश लोग अपना कार्य हिंदी देवनागरी लिपि या संस्कृत देवनागरी लिपि जो देव भाषा है उसमें करने लगेंगे तो तय रूप से मेरे राष्ट्र का ना केवल अपनी पुरानी जड़ों से जुड़ना होगा अपितु उन जड़ों से वह ज्ञान का, सत्य ज्ञान का खाद पानी भी ले पाएंगे। और जब सत्य ज्ञान से परिचित हो जाएंगे तो तय रूप से उन्हें यह भी पता लगेगा कि आज जिन अन्वेषणों पर अभिमान करता है ये पश्चिम का समाज, वह समाज तो बहुत पिछड़ा हुआ समाज था। मेरे राष्ट्र के संतों ने, मेरे राष्ट्र के ऋषि मुनियों ने, मेरे राष्ट्र में स्वयं ईश्वर ने वेद का ज्ञान देते हुए संस्कृत भाषा में ये सभी ज्ञान इनसे कहीं पूर्व दे दिया था। अरे क्या बात करते हैं, ये बाइबिल को मानने वाले तो पृथ्वी को चपटा मानते थे। इन्हीं के एक वैज्ञानिक ने जब कहा पृथ्वी गोल है तो उसको गोली मार दी गई। हमारे राष्ट्र में तो पृथ्वी को, इसके सही स्वरूप को पहले से ही जाना माना जाता रहा है। हमारे राष्ट्र में तो हनुमान चालीसा में ही आ जाता है कि पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है। ये तो आज ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। जी अमित जी।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि प्राचीन जो विज्ञान था वो काफ़ी उन्नत था और लेकिन हमारे देश में क्योंकि एक ऐसा समय आया जब संस्कृत को केवल वो भाषा मान लिया गया कि संस्कृत को पढ़ने बोलने वाला केवल पूजा पाठ आराधना आदि कामों से जुड़ा हुआ व्यक्ति ही हो सकता है। उसके अलावा संस्कृत को किसी भी सरकारी कार्य या विश्वविद्यालय आदि में इतनी मान्यता नहीं दी गई। लेकिन धीरे-धीरे आज जब समय बदल रहा है तो संस्कृत को लेकर लोगों में जागरूकता बढ़ रही है। संस्कृत आज लोग विशेष रूप से सीखते हैं, विशेष रूप से संस्कृत विषय को पढ़ते हैं क्योंकि संस्कृत अब एक ऐसी भाषा बनती जा रही है जो विदेशों में भी आज लोग उसको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। वहीं जो आहूजा जी अभी आपसे बात हुई कि संस्कृत की एक तरह से अनदेखी के कारण हमारे वेदों के अध्ययन में भी या हमारे उन ग्रंथों के अध्ययन में भी एक रुकावट आई, वो भी एक वर्ग विशेष तक सिमट कर रह गए। लोगों ने केवल उसको भी धार्मिक दृष्टि से देखना शुरू कर दिया। वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो था उनका, उसको वो भूल गए। कई लोगों ने उसका फ़ायदा उठाया, उसमें पाखंड, झूठ और अंधविश्वास की चीज़ें भर दी क्योंकि संस्कृत आती नहीं थी। क्या मंत्र पढ़ रहा है कोई व्यक्ति, उसका क्या अर्थ है, किसी को पता ही नहीं था। तो ये चीज़ अब जब वैज्ञानिक विषयों के साथ, आज के हमारे आधुनिक विषयों के साथ, अंग्रेजी के साथ संस्कृत के ये जो विश्वविद्यालय या आवासीय विद्यालय जो खोलने जा रही है सरकार, ये एक वास्तव में एक महत्वपूर्ण कदम होगा क्योंकि वहाँ से निकलने वाले बच्चे जो हैं वो हर तरह के विषय में एक निपुण होंगे। आपसे एक चीज़ और जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से पहले गुरुकुल आज काम कर रहे हैं हमारे देश के अंदर, उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ पहले से बहुत सारे गुरुकुल हैं जो अलग अलग संगठनों द्वारा चलाए जा रहे हैं, अलग अलग मतों द्वारा चलाए जा रहे हैं। इसके अलावा आर्य समाज द्वारा आर्ष गुरुकुल भी चल रहे हैं। तो ये गुरुकुल जहाँ पर इनके जो शिक्षा का स्तर है, क्योंकि जो सरकार स्कूल खोलने जा रही है उसमें एक स्टैंडर्डाइजेशन करेगी स्कूलों के अंदर, एक स्टैंडर्ड होगा कि 5th 6th 7th 8th 12th तक का, और गुरुकुल की जो शिक्षा पद्धति है वो थोड़ी सी अलग है। तो आपको क्या लगता है कि दोनों में कुछ फ़र्क आएगा या गुरुकुलों में चेंज होगा या दोनों ही अपने अपनी जगह पे दोनों ही अलग शिक्षा पद्धतियाँ हैं? देखिए, निश्चित रूप से संस्कृत भाषा को एक माध्यम बना करके आधुनिक शिक्षा देने का प्रयास इन आवासीय विद्यालयों द्वारा किया जा रहा है। आज भी गुरुकुल में एक आम व्यक्ति अपने बच्चे को पढ़ने के लिए नहीं भेजना चाहता क्योंकि वह समझता है कि बच्चे को यदि मैं एक आम गुरुकुल में भेजूंगा तो निकल करके वह केवल किसी आर्य समाज में या किसी मंदिर में एक पंडित बन करके रह जाएगा और वह आधुनिक शिक्षा से अनभिज्ञ रहेगा। जबकि यहाँ तो विज्ञान भी पढ़ाया जाएगा संस्कृत के माध्यम से, यहाँ कॉमर्स भी संस्कृत के माध्यम से, गणित भी संस्कृत के माध्यम से। तो संस्कृत भाषा एक माध्यम बनेगी, लेकिन उन्हें सभी आधुनिक विषयों का ज्ञान करवाया जाएगा। अंतर केवल मात्र इतना रहेगा कि माध्यम अंग्रेजी की जगह संस्कृत हो जाएगा। अंग्रेजी सरल है या संस्कृत सरल है? तो अंग्रेजी एक बाहरी भाषा है, आंग्ल भाषा है, उसकी लिपि अलग है, और मेरी संस्कृत भाषा है, मेरे देश की भाषा है, मेरी अपनी पुरानी भाषा है, और संस्कृत से ही अधिकतम हिंदी के शब्द निकले हैं, और दोनों की लिपि देवनागरी होने के कारण, एक समान होने के कारण मुझे लगता है जब संस्कृत का हम प्रचार प्रसार करेंगे तो अंततः लोग इसे बड़ी आसानी से स्वीकार करेंगे, क्योंकि दोनों की लिपि समान होने के कारण, हम हिंदी भाषी होने के कारण, संस्कृत के अधिक निकट होने के कारण संस्कृत को अधिक आसानी से समझ पाएंगे, और इन आवासीय विद्यालयों के माध्यम से संस्कृत भाषा में आधुनिक शिक्षा लेकर के हम प्राचीन को नवीन से जोड़ते हुए उन्नति के शिखर पर अपने राष्ट्र को ले जाएंगे। और जिसे अपनी निज भाषा से प्रेम नहीं होता, जो अपनी निज भाषा पर गौरव नहीं करता, जो अपनी मातृभाषा को भूल जाता है, वह सदैव धरातल की ओर अधोगति
व्यक्ति को प्राप्त होता है नीचे की तरफ गिरता है, यही अंतर रहेगा। और गुरुकुलीय शिक्षा प्रणाली में तो आज भी आचार्य ही बनते हैं, पंडित ही बनते हैं, वहां से पढ़ने वाले तो आज भी ऐसा ही माना जाता है कि किसी ना किसी मंदिर में रह करके वह पंडिताई का कार्य करेंगे या समाज में जाकर के कर्मकांड ही करवाएंगे। जी जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि इससे एक तरह से एक स्तर अलग हो जाएगा एजुकेशन का हमारे देश में, और ये एक प्रयोग भी मान सकते हैं हम। और आने वाले समय में देखना ये है कि जो घोषणाएँ की गई हैं सरकार द्वारा धरातल पर वो किस तरह उतरती हैं, शिक्षा बोर्ड वो किस तरह से उसको सँभालता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल उठ जाते हैं कि जब हम देखते हैं कि सरकारी स्कूल जो वर्तमान में हैं उनकी कई जगहों पर परिस्थितियाँ, स्थितियाँ वो कई जगह दयनीय हैं। उसके अलावा वहाँ पर पढ़ाने वाले अध्यापक किस तरह के होंगे, इन सब चीज़ों का अभी भविष्य में देखना है कि किस तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन आशा करते हैं कि ये सब भी अच्छा होगा और संस्कृत पढ़ने वाले बच्चों की भी संख्या अधिक होगी। आहूजा जी, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में आज जुड़े, अपने अपने बहुमूल्य विचार हमारे दर्शकों के साथ शेयर किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मुद्दे के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।